हेलो। बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत संगठन क्या है, इसकी क्या परिभाषा है तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है के संबंध में बताने जा रहा हूं। आदिकाल से ही समाज में किसी न किसी रूप में संगठन वर्तमान रहे हैं। समय के साथ साथ संगठन का स्वरूप बदलता गया है। आधुनिक युग में अनेक प्रकार के संगठन हमारे समाज में मौजूद हैं। संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर उन्हें बड़ा या लघु कहा जा सकता है। एक टीचर वाला स्कूल छोटा संगठन है तथा 15 लाख से ज्यादा कर्मियों वाला भारतीय रेल एक बड़ा संगठन है। संगठन के भीतर प्रचलित संबंधों के आधार पर उन्हें सरल या जटिल संगठन कहा जा सकता है। एक परिवार में सदस्यों के बीच सीधा संबंध होता है और गतिविधियां सीमित होती है। इसीलिए परिवार एक सरल संगठन है, जबकि रक्षा मंत्रालय एक जटिल संगठन है। संगठन औपचारिक और अनौपचारिक भी होते हैं। इस वर्गीकरण का आधार यह है कि एक उद्यम में संरचना अथवा ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है या उसके कर्मचारीगण। लोक प्रशासन वह साधन है जिसके द्वारा कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संगठन को प्रशासन का ही मूल भाग कहा जाएगा। प्रशासन अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों की सहायता लेता है। इसके लिए वह जरूरी है कि उन व्यक्तियों के कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार संपादित कराया जाए। यह योजनाबद्ध कार्य ही संगठन के मुख्य लक्षण है और बिना इसके प्रशासन का कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रशासन और संगठन में अन्योन्याश्रय संबंध है। वास्तव में जहां प्रशासन है वहां संगठन की रचना करनी ही पड़ती है। उचित ही कहा जाता है कि हम संगठन मानव के एक युग में निवास करते हैं। संगठन
मानव के युग का निवासी संगठन के लक्ष्यों को ही अपना निर्णय मूल्य मानता है। आज हम लोगों को पहचानने के लिए यह देखा करते हैं कि वे किस मुख्य संगठन के सदस्य हैं। मनुष्य के जीवन का अधिकांश समय संगठन में ही व्यतीत होता है। इसलिए लोक प्रशासन के अध्ययनकर्ताओं के लिए संगठन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। अब हम लोग संगठन की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। संगठन की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। बहुत से विद्वानों ने इसकी परिभाषा व्यापक दृष्टिकोण से दी है। ग्लैडन के अनुसार संगठन का संबंध किसी उद्यम में लगे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों के उस आकार अथवा रूप से है जिसका निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे उस उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके। उर्विक ने इसकी परिभाषा में कहा है, संगठन वह है जिसमें किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है तथा व्यक्तियों को सौंपे गए कार्यों को वर्गों से सुव्यवस्थित किया जाता है। अर्थात किसी वस्तु को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का नाम ही संगठन है। मूने ने इसकी परिभाषा में कहा है, किसी भी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय संघ के प्रत्येक रूप को संगठन कहते हैं। मिलवार्ड ने भी संगठन की परिभाषा में कहा है, संगठन आपस में संबद्ध पदों के ढांचे का एक तरीका है जो हस्तांतरित सत्ता की श्रेणी से संबंध रहते हैं। पिफनर ने संगठन की परिभाषा में लिखा है, व्यक्ति से व्यक्तियों के और समूह से समूहों के संबंधों की जिसमें श्रम का क्रमिक विभाजन निहित हो संगठन कहते हैं। लुथर गुलिक ने संगठन की परिभाषा देते हुए कहा है, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यों को उपभोगों में संगठित तथा समन्वित किया जाता है। लोक प्रशासन के बहुत बड़े जानकार एल.डी. व्हाइट ने संगठन की परिभाषा देते हुए कहा है, किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के विभाजन तथा कर्मचारियों की व्यवस्था को संगठन कहते हैं। प्रोफेसर गॉस ने भी संगठन के बारे में लिखा है, संगठन कर्मचारियों का वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य एवं उत्तरदायित्व समर्पित करते हुए निश्चित योजना को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाता है। संगठन की इन परिभाषाओं
से यह स्पष्ट हो जाता है कि संगठन शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। प्रशासकीय संगठन की रूपरेखा के रूप में, प्रशासकीय संगठन की सुनिश्चित पूर्व योजना के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति के रूप में, तथा प्रत्यक्ष एवं संगठन के व्यवहारिक महत्व के रूप में। इस प्रकार हम लोगों ने विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं की चर्चा की। अब हम लोग संगठन के औपचारिक एवं अनौपचारिक जो रूप है, इनमें क्या अंतर है, इसका अध्ययन करेंगे। संगठन के 2 रूप हैं, औपचारिक संगठन जिसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तथा अनौपचारिक संगठन, उसे इंग्लिश में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके संबंध में चर्चा करें। औपचारिक संगठन उन संगठनों में से है जिसमें प्रत्येक स्तर पर स्थित अधिकार तथा दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है। इस प्रकार के संगठनों में अधिकार उच्च स्तर से नीचे स्तर की ओर प्रत्यायोजित होते हैं और पूरी संगठन संरचना संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहती है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए हुए उद्देश्य की ओर जानबूझकर संबंधित की जाती है या जोड़े जाते हैं, तब उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। औपचारिक संगठन के अंतर्गत संयंत्र की पद्धति, नीतियां, नियम सम्मिलित होते हैं जो यह अभिव्यक्त करते हैं कि तकनीकी उत्पादन के कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ति के लिए एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा, यह मानव संगठन तथा तकनीकी संगठन के मध्य अपेक्षित संबंधों को निर्धारित करता है। उर्विक ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है, संगठन से तात्पर्य है औपचारिक ढांचा जिसकी रचना स्पष्ट सिद्धांतों, नियमों तथा उपनियमों के आधार पर विशेषज्ञों के द्वारा की जाती है। औपचारिक संगठन इस ठोस तर्क पर आधारित होता है कि उचित ढंग से संगठन व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयास असंगठित व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयासों के योग से कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे। इसमें उच्च तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों के विवरण लिखित आचार संहिता में किए जाते हैं। औपचारिक संगठन में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं
जिसे देखकर हम लोग उसका पहचान कर सकते हैं। जैसे यह समझबूझकर निर्मित किया जाता है। इसमें अधिकारों के प्रत्यायोजन सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। यह पूर्णतः वैयक्तिक होने से बचता है। इसमें प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार, उत्तरदायित्व को परिभाषित कर दिया जाता है। इसकी व्याख्या कर दी जाती है। इसमें प्रायः संगठन सूचियों का निर्माण एवं उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आदेश की यूनिटी का पालन किया जाता है। औपचारिक संगठन में प्रबंध के स्तर पर अधिकारियों के पद और उसके कार्य क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिए जाते हैं। इस संगठन को अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक स्थायी पाया जाता है। इस प्रकार संगठन सुव्यवस्थित नियमों तथा व्यवस्थाओं के आधार पर कार्य करता है, जिसके कारण इसके बहुत सारे लाभ हैं जो मानव समाज को प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें पारस्परिक भेद का अंत हो जाता है। किसी कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसमें टाल मटोल की भावना नहीं रहती है। उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल होता है। एक व्यक्ति के अत्यधिक महत्व की स्थिति समाप्त हो जाती है। कार्यों के परिमापों का पहले से निर्धारण कर दिया जाता है। सुरक्षा की भावना को केंद्र के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार औपचारिक संगठन से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग इसका जो दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वह क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। यह एक सामान्य अनुभव है कि प्रत्येक संगठन में प्रायः लोग औपचारिक सीमाओं से निकलकर अनौपचारिक सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि अधिकांश व्यक्ति समूहों के सदस्यों के रूप में रहते हैं और कार्य करते हैं, और प्रत्येक छोटे समूह का अपना अनौपचारिक आचरण होता है। ऐसे समूह के विभिन्न सदस्यों को अपनी भूमिकाएं अदा करनी होती है तथा प्रत्येक सदस्य का एक विशेष तरीका होता है जिसे अपनी प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है। अनौपचारिक सामाजिक समूह कर्मचारियों की प्रवृत्ति एवं आचरण को अधिक प्रभावित करते हैं। इसीलिए यहाँ अनौपचारिक संगठन का अर्थ तथा
उसकी प्रवृत्ति का भी संक्षिप्त रूप में अध्ययन करना आवश्यक है। अनौपचारिक संगठन से आशय उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों से होता है जो व्यक्तियों को एक दूसरे से तथा एक दूसरे के साथ संगठित रखते हैं और यह संगठन स्वतः तैयार होते हैं। एक संगठन उस समय अनौपचारिक संगठन माना जाता है जबकि अंतः व्यक्तिगत संबंधों का समूह अनजाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो जाता है। प्रोफेसर डेविस ने कहा है, अनौपचारिक संगठन को ऐसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों के जाल तथा तंत्र के रूप में मानते हैं जो औपचारिक संगठन द्वारा आवश्यक तथा निश्चित रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा के संबंध में जोसेफ मेसी ने लिखा है कि ऐसे किसी मानवीय समूह की प्रतिक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाना जो स्वतः तथा प्राकृतिक रूप से समय के संबंधी लंबी अवधियों में उत्पन्न होती है। ऐसे अनौपचारिक संगठन इस कारण भी निर्मित हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति एक कठोर कार्यात्मक ढांचे में बंधा नहीं रह जा सकता जब तक कि उसे सामाजिक रूप से मतविहीन प्राणियों के स्तर तक न पहुंचाया जाए। संगठन की अनौपचारिक धारणा के प्रमुख प्रवर्तक एल्टन मेयो तथा उनके अन्य साथी हैं। इन लोगों ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथोर्न षड्यंत्र में अनौपचारिक संगठन से आशय उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों से होता है जो व्यक्तियों को एक दूसरे से तथा एक दूसरे के साथ संगठित रखते हैं और यह संगठन स्वतः तैयार होते हैं। एक संगठन उस समय अनौपचारिक संगठन माना जाता है जबकि अंतः व्यक्तिगत संबंधों का समूह अनजाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो जाता है। प्रोफेसर डेविस ने कहा है, अनौपचारिक संगठन को ऐसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों के जाल तथा तंत्र के रूप में मानते हैं जो औपचारिक संगठन द्वारा आवश्यक तथा निश्चित रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा के संबंध में जोसेफ मेसी ने लिखा है कि ऐसे किसी मानवीय समूह की प्रतिक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाना जो स्वतः तथा प्राकृतिक रूप से समय के संबंधी लंबी अवधियों में उत्पन्न होती है।
ऐसे अनौपचारिक संगठन इस कारण भी निर्मित हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति एक कठोर कार्यात्मक ढांचे में बंधा नहीं रह जा सकता जब तक कि उसे सामाजिक रूप से मतविहीन प्राणियों के स्तर तक न पहुंचाया जाए। संगठन की अनौपचारिक धारणा के प्रमुख प्रवर्तक एल्टन मेयो तथा उनके अन्य साथी हैं। इस प्रकार अनौपचारिक संगठन से तात्पर्य आचार व्यवहार की संपूर्ण प्रकृति, संगठन की वह प्रक्रिया जिसमें सदस्यगण यथार्थ में व्यवहार करते हैं। सदस्यों का यथार्थ व्यवहार संगठन की औपचारिक योजना के प्रतिकूल होता है, उल्टा होता है। यह अवधारणा मनुष्यों, मानवीय अभिप्रेरणाओं और औपचारिक समूहों के कार्यपालन पर बहुत अधिक बल देता है। अतः इसे संगठन की मानववादी अवधारणा भी कहते हैं। एल.डी. व्हाइट ने कहा है, अनौपचारिक संगठन व्यक्तियों के क्रियात्मक संबंधों की प्रतिकृति न कि टुकड़ों को जोड़कर इमारत बनाने की निवैयक्तिक प्रक्रिया है। इस प्रकार अनौपचारिक संगठन को समझने के बाद हम लोग इसके कुछ विशेष लक्षण हैं जिसे जानना जरूरी है। जैसे यह स्वतः उत्पन्न होता है, यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बनवाया गया सामाजिक ढांचा है। औपचारिक चार्ट में या सूची में यह अपना स्थान नहीं रखता। मैनेजरियल हायरार्की के अंतर्गत सभी स्तरों पर इसे पाया जा सकता है। यह रीति रिवाजों, पारंपरिक संबंधों तथा सामाजिक समूहों की आदतों से विकसित होता है। यह संगठन मनुष्य की प्रमुख भूमिका के आधार पर बनाया जाता है तथा मनुष्य को मशीन के पुर्जों की तरह जड़ नहीं माना जाता। इसकी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं तथा पसंद एवं नापसंद भी होते हैं। इसकी मान्यता है कि सांगठनिक व्यवहार बड़ा जटिल होता है और इनमें मानव जीवों पर चारों ओर से दबाव डालने वाले प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए संगठन की समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उसका समाधान करने हेतु मनुष्य को बहुमुखी प्रकृति को समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है। अब हम लोग अनौपचारिक संगठन से होने वाले कुछ लाभों के संबंध में भी चर्चा करेंगे। इससे कुछ लाभ भी हैं, जैसे औपचारिक संगठन के विपरीत अनौपचारिक संगठन में कर्मियों की संतुष्टि तथा स्वामित्व प्रदान किया जाता है। जो कार्य समूह इसमें संलग्न रहते हैं
उस कार्य समूह को स्वामित्व तथा उसकी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। यह संप्रेषण प्रक्रिया का उपयोगी रास्ता है। इसकी उपस्थिति अधिशासियों को योजना बनाने तथा सतर्कता पूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह प्रत्येक की योग्यताओं में कमी को दूर करता है, परंतु इसके कुछ दोष भी हैं। जैसे इसकी प्रकृति विद्रोही या परिवर्तनशील है। यह समूह की मनोवैज्ञानिक भावना के अनुसार कार्य करता है। यह उत्पादकता में अधिक वृद्धि करने हेतु प्रबंध के प्रयत्नों को अप्रभावी बना देता है। इससे असत्य समाचारों का प्रसारण भी होता है। इस प्रकार अनौपचारिक संगठन के कुछ फायदे तो कुछ हानि भी है। अब हम लोग इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करेंगे। औपचारिक संगठन अधिकार के प्रत्यायोजन के कारण निर्मित होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन लोगों की सामाजिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उदय होता है। औपचारिक संगठन के अंतर्गत अधिकार एवं कार्यों पर बल दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत लोगों व उनके संबंधों पर बल दिया जाता है। औपचारिक संगठन किसी एक पद से संबंधित होता है, परंतु अनौपचारिक संगठन किसी एक व्यक्ति से संबंधित होता है। औपचारिक संगठन नियम, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व लिखित रूप से निर्धारित करते हैं। अनौपचारिक संगठन में नियम तथा परंपराएं लिखित नहीं होते। औपचारिक संगठन बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित होता है, जो कि रेखीय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, परंतु अनौपचारिक संगठन में उन व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो समूह के नियंत्रण में होते हैं। औपचारिक संगठन उन बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो उस संगठन में उच्च पद पर आसीन रहते हैं तथा अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में ऊपर से अथवा समतल रूप से प्रवाहित होता है। औपचारिक संगठन का आकार बहुत बड़ा होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का आकार छोटा होता है। औपचारिक संगठन तकनीकी उद्देश्यों के लिए निर्मित किए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन मनुष्य की सामाजिक तुष्टि की खोज के परिणाम अस्तित्व में आते हैं। औपचारिक संगठन अधिक स्थायी, सतत चलने वाला होता है, जबकि
अनौपचारिक इसके विपरीत अपेक्षाकृत कम अस्थायी होता है। इस प्रकार औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों के बीच के अंतर को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। इसे संरचना, लक्ष्य, केंद्र, अधिकार, संप्रेषण, नियंत्रण प्रणाली, व्यवहार आदि के आधार पर भी अंतर कर सरल रूप में समझा जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन स्वतः अस्तित्व में आता है। उसमें भावात्मक लगाव तथा गतिशीलता रहती है। सदस्यों की संतुष्टि भी आवश्यक है। व्यक्तियों पर निर्भर स्वीकृति के आधार पर यह कार्य करता है। अनियोजित मार्ग, दो तरफा प्रवाह तीव्र गति से होता है। व्यक्तिगत संबंधों एवं पसंद नापसंद के आधार पर यहाँ पदों में उन्नति दी जाती है तथा कार्य समूह की स्वीकृतियां ही व्यवहार का निर्धारण करती है। इस प्रकार हम लोगों ने औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के बीच के भेद को समझने का प्रयास किया। इस प्रकार अंत में यह कहा जा सकता है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में घनिष्ठ संबंध है। एक बार औपचारिक संगठन के बन जाने के बाद वे स्वतः अनौपचारिक संगठन का निर्माण करते हैं, जो न केवल उसको प्रभावित करते हैं बल्कि उसको शक्ति भी प्रदान करते हैं। एक के बिना दूसरा शायद ही अस्तित्व में रह सके। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक माने जाते हैं। इस प्रकार औपचारिक संगठन तथा अनौपचारिक संगठन के बीच चोली दामन का रिश्ता है। एक के बिना दूसरा पूर्ण नहीं हो सकता। यही कारण है कि हम लोग जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करते हैं, वहां उसी के साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी अध्ययन अवश्य करते हैं। धन्यवाद।